गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो बेटा, ये हमारी वीडियो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और ये हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बेटा। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज फर्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है रासायनिक संयोग के। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा? रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के नियम है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं, पहले बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम क्या है। नियम तो बाद में पढ़ेंगे ना रासायनिक संयोग के, पहले बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा, बात करेंगे इस बारे में। पहले बात करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग क्या है, तो यहां ध्यान देंगे, जब कोई तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाता है, जब कोई तत्व निश्चित अनुपात में, हमने बताया था, आपस में क्रिया करके यौगिक बनाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रासायनिक संयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक संयोग हो रहा है। तो रासायनिक संयोग के दौरान जितने भी नियम प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, निश्चित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में प्रयोग हुए नियम क्या कहलाते हैं? रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम हमारे बेटा कितने हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है, पहला कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। उसके बाद क्या है हमारा? गुणित अनुपात का नियम। किसका नियम बेटा? गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद है गैलुसॉक का गैसीय नियम। और उसके बाद लास्ट वाला क्या है? एवोगाड्रो का नियम। तो हमारे पास ये 5 नियम हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैलुसॉक का गैसीय नियम और एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 नियम हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे इसके बारे में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? क्या ये नियम कहना चाह रहा है? इसकी 2 स्टेटमेंट्स हैं बेटा। इस नियम की 2 स्टेटमेंट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सुनेंगे। इस नियम के अनुसार द्रव्य को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये नियम क्या बोल रहा है? जो द्रव्य होता है उसे हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। वो हमें भी नहीं पता चलेगा कैसे बदला, मतलब पता चल जाएगा अगर जाहिर सी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पानी ले लें, पानी को गर्म करें, गर्म किया क्या 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 हीट कर दिया उसको, और तुम कहोगे पानी तो खत्म होगा, नष्ट कर दिया, सची इसमें है नहीं बिल्कुल भी पानी। अरे तुमने बेटा पानी हासिल तो नहीं, एयर में तो पहुंचा दिया पानी, वो कहाँ वाष्प के रूप में चला गया, वेपर के फॉर्म में। खत्म नहीं किया बिल्कुल तुमने, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, मतलब उसको होगा तो उसमें एटमोस्फेयर में पहुंचा दिया उस पानी को, किसकी फॉर्म में, वाष्प की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हमारे, मैं बोल रहा कि द्रव्य को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। दूसरा क्या है इसका स्टेटमेंट, किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में, ठीक है, किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या, किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या क्या कहलाती है, ओ सॉरी, किसी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, किसी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा कि जितना हम अभिकारक लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, उतना ही प्रोडक्ट मिलता है, ये बोलना चाह रहा है। जैसे एग्जांपल ही कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, क्या होता है बेटे, CaCO3, ठीक है, इसको हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, कितनी निकलती है बेटा, CO2 गैस निकलती है, और क्या बनता है, CaO, क्विक लाइन बनती है। तो हमने सपोज करो 100 ग्राम लिया ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कितना मिला, 56 ग्राम मिला, और कितना मिला, 44 ग्राम, कितना होगा टोटल, 100 ग्राम। तो देख रहे होगी कि देखो हमने अभिकारक कितने लेता, 100 ग्राम, उत्पादी कितना मिला, 100। तो सोच रहे हाँ सर ये तो बात है, पर ये बेटा ध्यान दो, ये नियम प्रैक्टिकली बेस में इतना एप्लीकेबल नहीं है, एक सैद्धांतिक नियम है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि जितना हम अभिकारक ले रहे हैं उतने में प्रोडक्ट मिले, क्योंकि वो तो हमारी प्रैक्टिकल हैंडलिंग के ऊपर बात होती है, कितना हम सही तरीके से कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल को। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर मैं 100 ही ग्राम के लिए, वो तो एक मात्रा इसका 100 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट होता है इसलिए लिया, तो मैं कैसे सर, आप कहोगे 56 ही, हमने यहाँ 56 ग्राम क्यों लिखा, यहाँ 44 ग्राम क्यों लिखा, यहाँ 56 ग्राम क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ 44 ग्राम क्यों लिख सकते। तो बेटा हमारी सरकार नहीं है कि हम कुछ भी लिख दे, हमें क्या कर, जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो पहले करके देखना होता है। तो हमने जब इसको 100 ग्राम को हीट किया होगा तो हमें क्या मिला, 56 ग्राम हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, उसको हमने वेट किया तो कितना मिला, 56 ग्राम। और तुम सर हमें क्या पता चला 44 ग्राम उठ गई, भाई कितनी थी, 100 थी, 56 तो हमें मिल गया, तो क्या बाकी 44 ग्राम क्या होगा, CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, क्या होगा, रिलीज होगी वहां से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये जो दो नियम है बेटा, एग्जाम में जरूर पूछे थे 2 मार्क्स के आपके यहाँ। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्थिर अनुपात का नियम। किसका बात करते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। और जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। स्थिर अनुपात का नियम क्या है हमारा नियम ये है बेटा कि इस नियम के अनुसार जैसे हमारे पास कोई यौगिक है उसे हम किसी भी विधि से बना लेगा, ठीक है, उसमें जो हमारे तत्व होते हैं उनका अनुपात सदैव स्थिर होता है। वो ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी यौगिक है उसे हम किसी भी विधि से क्यों ना प्राप्त कर ले, उसमें यौगिक के अंदर जो हमारे तत्व होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, सदैव स्थिर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास जल है, वाटर है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो जल है मेरे पास, मैं जल किसी भी स्रोत से क्यों ना ले लूं, भाई नलके से ले लूं, नहर से ले लूं, ट्यूबवेल से ले लूं, कहीं से भी क्यों ना ले लूं, कोई सा भी जल ले लो तुम, उसका फॉर्मूला रहेगा तो भाई H2O ही, बदल तो जाने का नहीं भाई, रहेगा तो उसका फॉर्मूला H2O ही। यार तुम बताओ चेंज हो जाएगा फॉर्मूला हमारा H2O ही रहना है उसका, अगर पानी शुद्ध है। ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन, तो अनुपात कितना है, 2:1, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा चाहे उसे किसी विधि से बना ले बेटा। ठीक है भाई, देखो
बिस्कुट है तुम्हारे पास, छोटा छोटा एग्जाम्पल ले लो। बिस्कुट क्या है, पार्ले जी बनावे है, बहुत सारी कंपनी बिस्कुट बनाए, तो कहेंगे तो सर बिस्कुट ही भाई, गुड्डे हो गए तो कहेंगे बिस्कुट, कहेंगे नाम उसका बिस्कुट ही है, कंपनी भले कुछ भी बना रहेंगे, तो जो प्रॉपर्टी सब गिर रही होंगी वही गिर रही होंगी, कोई कम गिरी बस कोई तो ज्यादा गिरी, उसमें तो थोड़ा चेंज हो सकता है, पर कहेंगे तो सर बिस्कुट ही। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, उसे हम किसी भी विधि से क्यों ना बना लें, यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद है हमारा गुणित अनुपात का नियम। क्या है बेटा, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम क्या है बेटा, यहां ध्यान देंगे, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। तो गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है, ये नियम ये बोलता है हमें, जैसे हमारे कोई दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया मैंने, नियम क्या बोल रहा है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, इसने क्या बनाया, CO बनाया और CO2 बनाया, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बोला जब दो तत्व आपस में क्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व का परमाणु भार समान और दूसरे का परमाणु भार में एक सरल अनुपात पाया जाता है। देखो C का परमाणु भार कितना होता है, 12, O का कितना होता है, 16, यहाँ C का कितना है, 12, O का कितना होता है, 16, पर O कितने हैं, 2, कितना होगा 16 तो नहीं 32। तो देखो यहाँ C का तो 12 चल रहा भाई, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 भाई, यहाँ देखो O का 16 है और इधर कितना है, 32, 1:2। यो सरल अनुपात क्या हो, सरल अनुपात इसे बोलते हैं 1:2, 3, 4, पूरा अनुपात। अनुपात क्या होता है, अनुपात 2.5 में रहता है, 3.5 में भी वो होता है अनुपात। सरल अनुपात क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप में क्या होता है, सरल अनुपात पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये नियम क्या बोलता है, जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करेंगे और उनसे जो यौगिक बनेंगे, उन यौगिकों में एक तत्व का परमाणु भार तो सेम रहेगा और दूसरे तत्व के परमाणु भार में एक सरल अनुपात पाया जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्या है, गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद क्या है बेटा हमारा, गैलू-शाप का गैसीय नियम। गैलू-शाप का गैसीय नियम क्या है बेटा, जैसे H2 है मेरे पास और Cl2, क्या बना रहा है, 2HCl बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर। ठीक है, वो ये नियम में बोलता है समान ताप और समान दाब पर, किस बेटा, समान ताप और समान दाब पर जो हमारा अभिकारकों का कुल आयतन उत्पादों के कुल आयतन के बराबर होता है। वो ये बोला कि समान ताप और समान दाब पर अभिकारकों का कुल आयतन, इनका कुल आयतन इसके बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या नियम बोला, गैलू-शाप का गैसीय नियम। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है हमारा, क्या ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो समान ताप क्यों कह रहा है, वो ये बोला कि कंडीशन ये है, कंडीशन ये नहीं होगी तो फिर ये नियम एप्लीकेबल नहीं होगा, समान ताप और समान दाब ना रहा। कहने का मतलब कैसे, जहां भी ये रिएक्शन हो रही है वहां का टेम्परेचर समान रहना चाहिए, लाइक जैसे इस रिएक्शन के दौरान 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, वो रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा होना चाहिए। ठीक है, और क्यों बोलते हैं क्यों नहीं बदलता रहना चाहिए, वो देखो कभी देखो जो है ये रिएक्शन हो रही है, कभी 25 हो रहा, कभी 26 हो रहा, कभी 27, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक जो टेम्परेचर है वो तो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो समान ताप और समान दाब पर अभिकारकों का कुल आयतन उत्पादों के कुल आयतन के बराबर होता है। देखो यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां एक हो गए, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ एक है,
1 लीटर हाइड्रोजन ली, 1 लीटर क्लोरीन ली, तो क्या बन गया 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। टोटल कितना हो गया इधर 2 लीटर। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ 2 लीटर, तो 2 लीटर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और 1 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन थी, 1 लीटर क्लोरीन थी। भाई देखो 1 लीटर हाइड्रोजन थी, 1 लीटर क्लोरीन थी, तो अभी हमारे पास कितना है 2 लीटर आयतन है। अब जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा 2 लीटर ही हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, 3 लीटर तो बनने से रहा। जब हमारे पास क्वांटिटी 1 लीटर है ये, ठीक है, तो ये नियम बोल रहा है, कुछ बोलो। उसके बाद आता है हमारा अवोगाद्रो का नियम। क्या होता है बेटा, अवोगाद्रो का नियम। नियम क्या आता है बेटा, अवोगाद्रो का नियम आता है। अवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है, बिल्कुल सेम ही है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसमें 3 चीज स्थिर कर दी, समान ताप, दाब और आयतन पर। ठीक है, समान ताप, दाब और आयतन पर अभिकारकों के मोलों की संख्या और उत्पाद के मोलों की संख्या, जो अणुओं की संख्या है वो बराबर होती है। वही मोल भी यहाँ से देखते हैं, एक यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, कितना हो गया 2, और यहाँ कितने लिखा हुआ 2, तो टोटल मोल कितना हो गया 2। पर इन्हें 3 चीज सेम करती, समान दाब, ताप और आयतन पर अभिकारकों के मोलों की संख्या उत्पाद के मोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है बेटा, अगर हमारा आपको जो हमारा चैनल है आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, थैंक्स बेटा।